नमस्कार विद्यार्थियों, पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, जिसमें अपन ने अब तक जो है एकल व्यापार को पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने थोड़े बहुत जो है HUF संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में भी पढ़ा था। आज की इस क्लास में जो अपने पढ़ेंगे वो टॉपिक रहने वाला है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। आज जो है अपने इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। विद्यार्थियों, जो लास्ट टाइम है 2022 का जो पेपर है उसमें जो साझेदारी है, इसमें से जो आपके हैं 2 प्रश्न आए थे 4 अंक के। विद्यार्थियों, आपको पता है कि अपने जो भी टॉपिक चल रहे हैं, अपन प्रत्येक टॉपिक का जो है एनालिसिस विश्लेषण करते हुए चल रहे हैं कि गत भर्ती में कितने प्रश्न जो है प्रत्येक टॉपिक में से आए थे, अपने जो नोट्स थे उसमें वो क्वेश्चन थे या नहीं थे। इन सारी बातों को अपन जो है साथ में लेते हुए चल रहे हैं। विद्यार्थियों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साझेदारी, जिसकी अपन जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि साझेदारी के बारे में आपने नाम सुना होगा, यानी कि मैं बात करूं पार्टनर की बात करूं। पार्टनर का मतलब होता है साझेदार। आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी, आपका पार्टनर, जिसे अपन कहते हैं आम भाषा में कि वो मेरे साथ पार्टनर है या वो मेरा पार्टनर है। यानी मैं कह सकता हूँ पार्टनर का मतलब मैं कह सकता हूँ जोड़ा, कह सकता हूँ जोड़ा। जो जोड़ा होता है आपको पता है एक का नहीं होता, जोड़ा कितने का होता है? 2 का हो सकता है। आंसुओं का जोड़ा, बगुलों का जोड़ा 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, जोड़ा हो सकता है, लेकिन जोड़ा कभी 1 का नहीं होता। तो यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो साझेदार होते हैं उसमें जो कम से कम जोड़े होते हैं, तो यानी कम से कम 2 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, अपन बात साझेदारी की कर रहे हैं, साथियों की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए मारवाड़ी में तो कहते हैं ना सीर में, यानी कि मिलजुल के सीर में मारवाड़ी में बात की जाए कम, तो विद्यार्थियों उसी साझेदारी की, उसी साझेदार उनकी ही जो है हम इस टॉपिक में बातचीत करने वाले विद्यार्थी। ये टॉपिक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। विद्यार्थियों, मैं आपके सामने थोड़ी सी साझेदारी की रूपरेखा रख रहा हूँ। विद्यार्थियों, बात की जाए, अगर साझेदारी की मैं बात करूँ उससे पहले जो मुझे एक बात कर देनी चाहिए। अनुबंध अधिनियम 1872 की मुझे जो है यहाँ पर बात करनी आवश्यक हो जाती, क्योंकि अपने जो है अनुबंध अधिनियम 1872 पाठ्यक्रम में भी है, वहाँ पर अपन को इसको डिटेल में पढ़ना भी है। लेकिन जो साझेदारी की अपन बात कर रहे हैं, साझेदारी अधिनियम की मैं बात करूँ, साझेदारी एक्ट की मैं बात करूँ, साझेदारी अधिनियम 1932 की मैं बात करूँ, उससे पहले जो है इसका उल्लेख कहाँ था? अनुबंध अधिनियम 1872 में था। इसलिए विद्यार्थियों अपन को इसकी बातचीत करना आवश्यक हो जाता है। बात की जाए अनुबंध अधिनियम 1872 की, एक में यहाँ तारीख लिख रहा हूँ 25 अप्रैल 1872, और एक में तारीख लिख रहा हूँ यहाँ 1 सितंबर 1872। विद्यार्थियों, जो आपका अनुबंध अधिनियम 1872 है, ये आपके 1 सितंबर 1872 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी हुआ था? 25 अप्रैल 1872 को नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था। विद्यार्थियों, इस अनुबंध अधिनियम 1872 में कुल 266 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 266 धाराएं थी, और कुल 11 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 11 अध्याय थे और 266 धाराएं थी। विद्यार्थियों, इस अनुबंध अधिनियम 1872 की बात की जाए धारा 1 से 75, फिर मैं बात करूँ यहाँ धारा 76 से 123, फिर मैं विद्यार्थियों बात करूँ यहाँ धारा 124 से 147, इसके अलावा मैं बात करूँ विद्यार्थियों धारा 148 से 181, विद्यार्थियों मैं बात करूँ धारा 182 से धारा 238, और मैं बात करूँ धारा 239 से 266। ये विद्यार्थियों धाराएं किस किस की थी उसके बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ। ये धाराएं थी सामान्य अनुबंध की, जिसे अपन क्या कहते हैं? अर्ध अनुबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध अनुबंध, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अर्ध अनुबंध। ये विद्यार्थियों जो है अर्ध अनुबंध, सामान्य अनुबंध संबंधी जो धाराएं थी, धारा 1 से 75 तक की।
ये सामान्य अनुबंध की धाराएं थी। विद्यार्थियों बात की जाए धारा 76 से 123, ये आपके जो धारा थी ये थी आपके वस्तु बिक्री अधिनियम, या जिसे मैं कह सकता हूँ माल बिक्री अधिनियम की मैं कह सकता हूँ धारा थी। ये जो धारा थी धारा 124-47, ये आपके हानि रक्षा अनुबंध की थी। बात की विद्यार्थियों धारा 149 है, ये आपके निक्षेप व गिरवी संबंधी थी। बात की जाए विद्यार्थी धारा 182 से 238, ये आपके एजेंसी संबंधी थी। और ये धारा 239 से 266, ये विद्यार्थियों आपके धारा किससे से रिलेटेड थी? साझेदारी में। और कौन सा अध्याय में थी ये धारा? अध्याय नंबर 11 में। विद्यार्थियों इस प्रकार ये जो है धाराओं का उल्लेख है आपके अनुबंध अधिनियम 1872 में, वो पहले से था। तो विद्यार्थियों बात की जाए आगे कुछ चर्चा करते हैं। वर्ष 1930 में धारा 76 से 123, जो धारा 76 से 123 है 1930 में, कब? 1930 में 15 मार्च, बात की जाए तारीख की बात की जाए 15 मार्च 1930 को जो है वस्तु विक्रय जो है अधिनियम है, जिसे अपन माल विक्रय अधिनियम भी कहते हैं, इसका क्या क्या निर्माण किया गया। लेकिन ये लागू कब किया गया? ये अधिनियम जो लागू किया गया 1 जुलाई 1930 को। उसी प्रकार जो आपके थी धारा 249-266, इसमें जो है आपके साझेदारी अधिनियम जो है यहाँ से क्या कर दिया गया, जो धाराएं थी अलग बना दिया गया। साझेदारी अधिनियम कौन सा बनाया गया? 1932 में। और ये कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। तो विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कब लागू हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। ये विद्यार्थियों आपकी जो है रूपरेखा थी। थोड़ी सी मैंने जो है आपको रूपरेखा बताई। कई विद्यार्थियों की ये धाराएं याद करना बड़ी समस्या आती है, तो मैं आपको एक ट्रिक भी यहाँ लिख देता हूँ। सामान्य माल की हानि एजेंसी के साझेदारों से हुई। ये विद्यार्थियों एक छोटी सी ट्रिक, आप धाराएं याद कर सकते हैं। यानी धारा 1 से जो 75 तक है वो आपके सामान्य अनुबंध संबंधी है। धारा 76 से 123 माल बिक्री अनुबंध संबंधी है। धारा 124 से 147 हानि से रिलेटेड है। फिर धारा 148 से 181 निक्षेप संबंधी है। 182 से 238 तक एजेंसी संबंधी है। और 239 से 266 तक आपके साझेदारी से रिलेटेड है। तो ये विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार जो है आप याद कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो ये मैंने थोड़ी सी जो है आपको साझेदारी है उसके बारे में बताया। अभी साझेदारी अधिनियम 1932 है, वो आपके संपूर्ण भारत में क्या होता है? लागू होता है। बात की जाए आगे विद्यार्थी, तो एक मैं ये मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए विद्यार्थियों कुछ और आगे चर्चा करते हैं। बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। कई विद्यार्थियों के जब अर्ध अनुबंध का नाम सुनेंगे तो धारा 72 से लेकर के 75 तक, धारा 68 से 72, ये धाराएं कुछ मन में आ रही होगी, है ना। तो विद्यार्थियों एक बार जो है आप अपने मन को रोक के रखिए, क्योंकि अपन अभी पढ़ रहे हैं साझेदारी, ना कि अनुबंध अधिनियम 1872। अपन पढ़ रहे हैं साझेदारी अधिनियम 1932 की, जो अपने जो है उसमें जो साझेदारी के बारे में उल्लेख है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों बात की जाए आगे साझेदारी का, मैं एक बात करूँ, साझेदारी का जो है उद्भव की मैं बात करूँ, साझेदारी का उद्भव है वो अपने ये माना जाता है 1284 में। कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड में माना जाता है। क्या माना जाता है? इंग्लैंड में। बात की जाए आपके साझेदारी का जो है सर्वप्रथम प्रयोग बात की जाए तो ये माना जाता है आपके रोम में। कहाँ माना जाता है? रोम में। बात की जाए आधुनिक साझेदारी का उद्भव, तो कहते हैं कि आधुनिक साझेदारी है, इसका जो उद्भव है वो कहाँ हुआ? आधुनिक साझेदारी का उद्भव कहाँ हुआ? ये आपके माना जाता है इटली में। और इटली से आपको एक चीज़ याद आई होगी, इटली से अपने जो है अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे तो इटली के बारे में अपने कुछ और भी पढ़ा था, जो है आप यहाँ पर उसको है दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं कि इटली से संबंधित यहाँ क्या पढ़ा था। तो विद्यार्थियों ये कुछ जो है आपको फैक्ट है वो आपको क्या रखने होते हैं? ध्यान में रखने होते हैं। विद्यार्थियों बात की जाए साझेदारी की, आगे और करते हैं।
यानी कि बात जब अपन साझेदारी की जाए तो आपके ये तो मन में आ ही गया होगा और ये आपको पता भी चल गया होगा कि साझेदारी का मतलब यही है कि 2 व्यक्ति होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 व्यक्ति होने चाहिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो अब मैं कह सकता हूँ साझेदारी में जो मिनिमम सदस्य कितने होते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? न्यूनतम सदस्य होते हैं 2। न्यूनतम सदस्य की मैं बात करूं तो साझेदारी में न्यूनतम सदस्य होते हैं 2। अब विद्यार्थियों मन में आ रहा होगा क्या 2 व्यक्ति मिलकर के साथ में कोई भी काम करे तो क्या साझेदारी है? तो विद्यार्थियों साझेदारी नहीं है, क्योंकि 2 व्यक्ति अगर मान लो मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन उनके उद्देश्य अलग अलग है तो साझेदारी नहीं। 2 व्यक्ति मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं जो मान लो कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर किसी के मर्डर करने की प्लानिंग की, 2 व्यक्तियों ने मिलकर जो है कहीं पर घर पे चोरी करने का जो प्रयास किया, डाका डालने का प्रयास किया, 2 की बजाय 3 व्यक्ति हो सकते हैं तो आपको सर उन्होंने काम तो साझेदारी में किया था, लेकिन साझेदारी नहीं है विद्यार्थी। तो ये कैसे पता चलेगा क्या साझेदारी? तो वो तब पता चलेगा जब हम क्या पढ़ेंगे, साझेदारी की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों चलिए कुछ चीज़ें साझेदारी के बारे में और पढ़ते हैं। विद्यार्थियों जो बात की जाए साझेदारी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि जो साझेदारी है ये प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्तियों में हो सकती है। किस में हो सकती है? प्राकृतिक व्यक्तियों में भी हो सकती है और कृत्रिम व्यक्तियों में भी हो सकती है। अब आप कहोगे सर कैसे? ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है आपका। प्राकृतिक यानी जो नेचुरल, जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के समझौता करते हैं कि अपन जो है साथ में मिलकर व्यवसाय करेंगे, तो 2 प्राकृतिक व्यक्तियों की बात की, जैसे कि मैं है नेचुरल। कृत्रिम व्यक्ति जैसे कि कंपनी आपको पता है क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, लेकिन उसे क्या है प्राकृतिक व्यक्तियों की भांति भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके तहत मान्यता, नागरिक की मान्यता प्राप्त नहीं है। तो उस प्रकार वो दो कंपनियां आपस में मिलकर के कार्य करती है, तो अपन कह सकते हैं कि वो कंपनियों के मध्य यानी कृत्रिम व्यक्तियों के मध्य क्या हो सकती है? साझेदारी हो सकती है। तो विद्यार्थियों ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब तक जो है आपको ने एकल व्यापार और एचयूएफ के टॉपिक के वीडियो देख भी लिए होंगे और वो चीज़ें आपके जो है दिमाग में एकदम कंठस्थ जो है आपने उनको उतार लिया होगा और आपने उनको जो है रट लिया होगा। मैंने पहले भी कहा रटना नहीं है, आपको समझना है, तो आपने समझ लिया होगा। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। विद्यार्थियों बात की जाए आगे, एक प्रश्न आता है साझेदारी का प्रथम साक्ष्य है। विद्यार्थियों साझेदारी का प्रथम साक्ष्य है लाभों का बंटवारा। अब आपके मन में आएगा सर लाभों का बंटवारा क्यों है? क्योंकि विद्यार्थियों साझेदारी में लाभों का बंटवारा होना क्या है? अनिवार्य है। ध्यान रखना, कई बार अपने पढ़ते हैं कि लाभ हानि, तो ध्यान रखना हानि नहीं, लाभों का बंटवारा अनिवार्य है, हानि का नहीं है। ध्यान रखना, हानि का बंटवारा हो कोई ज़रूरी नहीं है, पर लाभों का बंटवारा अनिवार्य है। ये क्यों है सर? क्योंकि आपको पता है जब किसी आवश्यक सदस्य को, आवश्यक कौन होता है सर? जिसकी जो नाबालिग हो। सर नाबालिग कौन है? वही व्यक्ति नाबालिग है, वो बालक नादान जिसकी उम्र क्या है 18 वर्ष से कम हो, जिसकी उम्र क्या हो 18 वर्ष से क्या हो कम हो, तो ऐसा है तो उसे क्या है लाभों में बांट लेता है, हानियों में हिस्सा नहीं लेता। तो इसलिए कह सकते हैं साझेदारी का जो प्रथम साक्ष्य है वो क्या है? लाभों का बंटवारा होता है। बात की जाए साझेदारी का अंतिम साक्ष्य, बात की जाए साझेदारी का अंतिम साक्ष्य, तो साझेदारी का अंतिम साक्ष्य वो क्या होता है? साझेदारी का अंतिम साक्ष्य होता है आपका एजेंसी का संबंध, यानी कि साझेदारी का अंतिम साक्ष्य। और एक काट्य प्रमाण की बात की जाए, अगर बात की जाए अंतिम साक्ष्य या एक काट्य प्रमाण की, तो ध्यान रखना किसका संबंध? एजेंसी का संबंध, क्योंकि प्रत्येक साझेदार है वो अपने आप में क्या है? स्वामी है, और फर्म का क्या है? एजेंट है। तो विद्यार्थियों इन चीज़ों को जो है आप नोट कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। एक सेकंड विद्यार्थियों, हाँ तो विद्यार्थियों ये चीज़ आपने देख ली होगी। बात की जाए आगे, बात करते हैं अपने आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
अब बात की जाए आगे साझेदारी के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। बात की जाए आगे और पार्टनरशिप के बारे में, यानी कि विद्यार्थियों जब जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के, जब दो या दो से, आपसे पूछा जाए साझेदारी सामान्य भाषा में क्या है, तो मैं कह सकता हूँ जब या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के, एक सेकंड थोड़ा सा पॉज करना है, चल रहे। जब दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में कोई कारोबार व्यवसाय करते हैं, समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, एक सब की ओर से, सब एक ही ओर से कार्य करते हैं, तो अपन उसे क्या कह सकते हैं, साझेदारी कह सकते हैं। विद्यार्थियों ऐसी जो है सामूहिक रूप से इसे क्या कहते हैं, फिर सामूहिक रूप से इसे कहते हैं साझेदारी। व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से इन व्यक्तियों को साझेदार। और जिस नाम से फर्म का व्यवसाय चलाया जा रहा है, जिस नाम से फर्म का व्यवसाय चलाया जा रहा है, उसे अपन कहते हैं फर्म का नाम। यानी कि मान लीजिए कि राम और श्याम ने मिलकर के कोई साथ में मिलकर के व्यवसाय स्थापित किया है। इन्होंने जो है एक व्यापार स्थापित किया है, इन्होंने एक परचून की जो है दुकान खोली है और दुकान का नाम लिखा गया है राम व श्याम किराना स्टोर। विद्यार्थियों ये जो आपके सामने एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, फर्म का नाम क्या है, राम व श्याम किराना स्टोर। व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएगा, राम क्या कहलाएगा, साझेदार श्याम रूप, और इन दोनों को मिलकर के क्या कहेंगे, सामूहिक रूप से ये क्या कहलाएगी, साझेदारी कहलाई जाएगी। तो अब आपको ये पता चल गया होगा सामूहिक रूप से क्या कहलाती है, साझेदारी। व्यक्तिगत रूप से वो सदस्य क्या कहलाते हैं, साझेदार। और उस फर्म का जो नाम से, जिस नाम से व्यवसाय स्थापित किया गया है, चलाया जा रहा है, उसे अपन कहते हैं फर्म का नाम। विद्यार्थियों बात की जाए आगे, एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कई बार विद्यार्थियों के मन में कुछ डाउट होता है, वैसे ये बात यहाँ करने की नहीं है। ये बात अपन जब अकाउंटेंसी के अंदर साझेदारी पढ़ते हैं तो वहाँ पर और साझेदारी को पढ़ा जाएगा। तो इसलिए बिजनेस के अंदर जो साझेदारी को अपन पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, वह न्यूमेरिकल टाइप का पोर्शन अपन पढ़ेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, साझेदारी का समापन फर्म का समापन नहीं होता है। ध्यान रखना, फर्म का समापन का मतलब है कि सामने वाले के बोर या बिस्तर क्या हो गए हैं, उठ गए, उसने बोर या बिस्तर बांध लिए हैं, समझ गए। यानी फर्म का साझेदारी का समापन फर्म का समापन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, फर्म का समापन क्या है, साझेदारी का समापन है। यदि फर्म समाप्त होगी इसका मतलब साझेदारी का समापन हो गया है, पर साझेदारी का समापन होने का मतलब जो है आपके फर्म का समापन नहीं है। तो ध्यान रखना, फर्म का समापन साझेदारी का समापन है, परंतु साझेदारी का समापन फर्म का समापन नहीं है। क्योंकि साझेदारी का समापन से मतलब होता है जब व्यक्तियों के मध्य आपस में जो अनुबंध है, जो समझौता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, समझौता टूट जाता है, तो अपन कह सकते हैं साझेदारी का समापन हुआ है। लेकिन व्यवसाय चलता रहता है। लेकिन फर्म का समापन का मतलब है कि अब व्यवसाय क्या हो गया है, हमेशा के लिए क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो कह सकते हैं फर्म का समापन है वो साझेदारी का समापन है, परंतु साझेदारी का समापन फर्म का समापन नहीं है। विद्यार्थियों बात की जाए आगे, कुछ और बात करते हैं। अब आपसे ये मान लीजिए पूछा जाए साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई। विद्यार्थियों यहाँ ज़्यादा जो है आप जो है काफ़ी समझदार विद्यार्थी हैं, तो ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उन्हें और डिटेल में जो है बताने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे साथ ऐसे विद्यार्थी भी जुड़े हैं जिनकी जो पढ़ाई है 5 साल से 7 साल से जो है उनके जो है गैप आ चुका है पढ़ाई के दौरान। इसके अलावा वो काफ़ी अपने जो व्यवसाय में इस उम्र में जो है व्यवसाय की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है कि रुपयों के बिना जो है आपका जीवन है ये चलता नहीं है। इस जीवन की जो है आर्थिक क्रियाएँ हैं, जो जीवन के यापन के लिए आपको है जो धन की आवश्यकता होती है, तो विद्यार्थी उनको ध्यान में रखते हुए जो है हम है वो आपके बेसिक लेवल से ही सारी चीज़ें आपके करवा रहे हैं।
लेकिन बेसिक लेवल से करवा रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं जो आपने किताबों में अब तक नहीं पढ़ी है, ना ही आपने किसी गाइड के अंदर देखी होंगी। आगे विद्यार्थियों बात की जाए साझेदारी की, तो विद्यार्थियों में यहाँ बात बता रहा था, आपसे पूछा जाए साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, तो अपन कह सकते हैं एकल व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए। किसको दूर करने के लिए? एकल व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? साझेदारी की आवश्यकता हुई। वो कहते हैं ना कि एक से दो भला। तो जब आप बताओ एकल व्यापार था, उसके अपने दोष पड़े थे, उसके अपने नुकसान पड़े थे, तो उन दोषों को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस हुई? साझेदारी। क्योंकि एकल व्यापार में बंदा होता है, अकेला होता है, उसको शादी के अंदर प्रीति भोज के लिए जाना होता है, तो पीछे जो है आपका जो व्यवसाय है, दुकान है, बंद रहती है, उसमें जो ग्राहक आते हैं आपका नुकसान होता है। परंतु यदि साझेदारी में आपके साझेदार दो साझेदार हैं, तो विद्यार्थियों मान के चलिए कि पीछे वो दुकान में बैठा रहेगा, आप आराम से परिवार भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो ये साझेदारी का जो फायदे हैं, वो एकल व्यापार की जो कमियां थी, अब आप देख लीजिए कि अकेला बंदा है, उसके पास नॉलेज सीमित है, उसके पास ज्ञान सीमित है, चातुर्य सीमित है, लेकिन जब एक से जब दो मिल जाएंगे तो उनका ज्ञान बढ़ जाएगा, उनका कुशलता बढ़ जाएगी, उनकी प्रबंध करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये सब जो है आपके जो एकल व्यापार के दोस्त थे, सीमित संसाधन, सीमित पूंजी, सीमित चातुर्य, उन सब दोषों को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस हुई? आपके साझेदारी की। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। विद्यार्थियों बात की जाए साझेदारी की, और साझेदारी की परिभाषा की बात ना की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं बात करूं भारतीय साझेदारी अधिनियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है विद्यार्थियों? आपको पता चल गया होगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा कौन सी है? धारा 4 में क्या दे रखी है? साझेदारी की परिभाषा दे रखी है। धारा 4 के अनुसार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में क्या दे रखी है विद्यार्थियों? साझेदारी की परिभाषा दे रखी है। और साझेदारी क्या परिभाषा दे रखी है? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक समझौता है, जिसमें समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सबकी ओर से सब एक ही ओर से व्यवसाय के लिए अधिकृत हैं। यानी कि ये साझेदारी अधिनियम में क्या दे रखी है? परिभाषा दे रखी है कि साझेदारी में क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं? आपस में समझौता करते हैं कि वो समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर के व्यवसाय को करेंगे, जिसमें या तो एक ही ओर से सब काम करेंगे या सब की ओर से एक व्यक्ति क्या करेगा? काम करेगा। तो विद्यार्थियों ये आपकी जो है, यानी इस चीज़ से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर साझेदारी विशेषता की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ आपने सहकारिता पढ़ा होगा, यानी कि सहकारिता का मूल मंत्र है वो भी यहाँ फॉलो होता है, यानी सहकारिता का तत्व पाया जाता है। मैं कह सकता हूँ साझेदारी में, यानी कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, यानी हम सब एक के लिए और एक सब के लिए तत्पर हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों। आगे और चलते हैं। अब जो अपन आगे साझेदारी की विशेषताएं पढ़ेंगे विद्यार्थियों। अब तक जो मैंने आपको पढ़ा है साझेदारी के बारे में, थोड़ा परिचय दिया है मैंने, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको साझेदारी के बारे में जो चर्चा की है, आप समझ गए होंगे कि साझेदारी है और क्या होती है। साझेदारी का उल्लेख पहले कहाँ था? अनुबंध अधिनियम 1872 की कौन सी धारा में था? साझेदारी अधिनियम 1932 कब लागू हुआ? साझेदारी के जो है उद्भव कहाँ हुआ? आधुनिक साझेदारी का उद्भव कहाँ हुआ? ये सारी चीज़ें, साझेदारी का प्रथम साक्ष्य, अंतिम साक्ष्य, ये सब चीज़ें आप क्या है समझ गए होंगे। विद्यार्थियों चलते हैं आगे, साझेदारी की विशेषताओं को अब है अपन पढ़ते हैं।
विद्यार्थियों पढ़ते हैं आगे साझेदारी की विशेषताएं। विशेषता की बात करते हैं, विशेषता नंबर 1 की मैं बात करूं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना। विद्यार्थियों बात साझेदारी की जाए तो आपको इस बात को ध्यान रखनी है, साझेदारी के लिए जो है न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। जैसे विशेषता में ही पता चल रहा है साझेदारी में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। साझेदारी के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, न्यूनतम 2 सदस्य होने आवश्यक है। यदि किसी साझेदारी में 2 सदस्य नहीं हैं तो फिर विद्यार्थियों वो आपके साझेदारी नहीं होगी। यानी कि सबसे पहले आपसे पूछा जाए साझेदारी में कितने सदस्य हो सकते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम 2 सदस्य हो सकते हैं। विद्यार्थियों 2 जो सदस्य है वो कैसे होने चाहिए, 2 वयस्क सदस्य होने चाहिए। मैं कह सकता हूँ 2 सदस्य कैसे होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए। विद्यार्थियों आगे बात करते हैं, अगर बात न्यूनतम क्या है तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बात अधिकतम तक भी जाएगी। अगर बात न्यूनतम क्या है तो अधिकतम तक की भी जाएगी। विद्यार्थियों जब बात अधिकतम की जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसका उल्लेख साझेदारी अधिनियम में नहीं है। इसका उल्लेख साझेदारी एक्ट में कहीं पर भी नहीं है कि अधिकतम सदस्य कितने होंगे। ध्यान देना, इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है साझेदारी में अधिकतम सदस्य कितने होंगे। किसमें, साझेदारी अधिनियम उल्लेख नहीं है। परंतु विद्यार्थियों इसका उल्लेख फिर है कहाँ पर। विद्यार्थियों बात की जाए कंपनी एक्ट 2013 की, और इसकी बात की जाए धारा 464 की। धारा अगर 464 की बात की जाए उसके अनुसार जो है अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, उसके अनुसार अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। परंतु विद्यार्थियों आपको इस बात को भी ध्यान में उतना नहीं रखना है। फिर बात की जाए आगे, इसी कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन किया गया। कब, 2014 में जो संशोधन हुआ उसके विविध नियम, यानी अपन कह सकते हैं कंपनी के जो अमेंडमेंट के जो नियम आया उसका नियम 10 क्या कहता है। नियम 10 के अनुसार जो साझेदारी है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, साझेदारी में आपके अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 50 सदस्य। विद्यार्थियों आपको तो केवल यही बात ध्यान रखना है, साझेदारी में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 50, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 2 सदस्य। विद्यार्थियों इस बात का थोड़ा सा आप है ध्यान रखना। विद्यार्थियों अगर बात की जाए कंपनी एक्ट 2013 की धारा 464(1) की बात की जाए, इसमें भी उल्लेख है कि जो है अगर कोई मान लो व्यक्तियों का या संघ का अगर समूह संघ बनाते हैं तो उसमें 100 हो सकते हैं। लेकिन आपको वो बात ध्यान में नहीं रखनी है। आपको जो मैंने बताया है तो इतनी बात ध्यान में रखनी है। ये तो थोड़ा सा मैंने है जो आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, तो कई विद्यार्थियों के मन में ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको पता रहे। बात की जाए विद्यार्थियों आगे, ये बात जो है अब आपको अच्छे से समझ में आ गई। विद्यार्थियों कई विद्यार्थियों के मन में ये भी आता है कि सर कंपनी एक्ट 2013 से पहले कंपनी एक्ट कौन सा था, 1956 था। उस समय सर साझेदारी के 10 सदस्यों और 20 सदस्यों कोई सीमा थी, यानी बैंकिंग क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में अधिकतम सदस्य सीमा, उसको ध्यान में रखना है क्या? मैं कहूँगा नहीं रखना है आपको सीमा को ध्यान में। आपको भूल जाना है कंपनी एक्ट 1956 में क्या सिस्टम था। आपको इतना ध्यान रखना है कंपनी एक्ट 2013 जो है संशोधन 2014 विधि नियम 10 के तहत साझेदारी में कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 50, जिसका उल्लेख है कंपनी एक्ट में और साझेदारी एक्ट में उल्लेख नहीं है। इस चीज़ को आपको भूल जाना है। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं विशेषताओं में। ये विशेषता जो है आपके समझ में आ गई होगी। अब विद्यार्थियों बात की जाए आगे, विशेषता नंबर 2, साझेदारों के मध्य समझौता
होना। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, साझेदारी का जन्म है वो अनुबंध या समझौते द्वारा ही होता है। यानी कि साझेदारी का जन्म किससे होता है? साझेदारी का जन्म अनुबंध या समझौते द्वारा होता है, यानी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट द्वारा ही होता है, यानी किसी स्थिति के कारण नहीं होता है। यानी कि विद्यार्थियों, किसी सिचुएशन में अगर साथ साथ रह रहे हैं तो साझेदारी का जन्म नहीं है। यानी कि अगर दो व्यक्ति मिलकर के साथ रह रहे हैं, या फिर मान लो एक प्रेमी और प्रेमिका साथ रह रहे हैं, तो भी वो साझेदारी नहीं है। साथ रहने का मतलब यहाँ साझेदारी नहीं है। किसी स्थिति के कारण साझेदारी का जन्म नहीं होता। साझेदारी का जन्म समझौते या अनुबंध के द्वारा ही होता है। ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है। तो साझेदारी का जन्म किसके कारण होता है? अनुबंध के कारण ही होता है। विद्यार्थियों, इस बात का उल्लेख है अनुबंध अधिनियम, अनुबंध एक्ट 1872 की धारा 5 में भी लिखा हुआ है। अनुबंध एक्ट 1872 की धारा 5 में भी लिखा हुआ है कि साझेदारी का जन्म है किसके द्वारा होता है? अनुबंध के द्वारा होता है। विद्यार्थियों, ये दो विशेषताएं आपको समझ में आई होगी। तो साझेदारी में आप ये समझ गए होंगे, वैसे सदस्य होना चाहिए, कोई पागल मूर्ख है ना, वैसे वो सदस्य जो है साझेदार नहीं हो सकता है। और जो इसका उल्लेख है आपके साझेदारी अधिनियम 1932 में नहीं होकर के कंपनी अधिनियम 2013 में अधिकतम सदस्य सीमा 50 है। और इधर अपन बात की है समझौता या अनुबंध का होना। विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, इसको अपन जो है मिटा देते हैं। विद्यार्थियों, बात की जाए विशेषता, आगे विशेषता नंबर 3, लाभों का विभाजन। विद्यार्थियों, यहाँ मैंने लाभों का विभाजन लिखा है, ना कि लाभ हानि का विभाजन। ये केवल मैंने लाभों का विभाजन क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि साझेदारी में जो है क्या होता है, लाभों का विभाजन अनिवार्य है, हानियों का विभाजन होना जरूरी नहीं है। तो साझेदारी में क्या होता है? साझेदारी में क्या होता है? साझेदारी में लाभों का विभाजन यानी बंटवारा किनके मध्य होता है? लाभों का विभाजन सदस्यों के मध्य होता है, होना अनिवार्य है, परंतु हानियों का नहीं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि आप सबको पता है साझेदारी में क्या हो सकता है, एवशक को भी क्या बनाया जा सकता है? साझेदार बनाया जा सकता है। यदि सभी साझेदारों की सहमति हो, सर्वसहमति से आपके क्या बनाया जा सकता है? एवशक को भी फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है। तो फिर उसको क्या नहीं दी जाएगी? उसको हानियाँ नहीं दी जाएगी, उसको केवल लाभ दिए जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं साझेदारी में क्या होना ज़रूरी है? लाभों का विभाजन होना ज़रूरी है, हानियों का होना अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थियों, बात की जाए आगे व्यवसाय का होना। विद्यार्थियों, व्यवसाय का होना यानी कि साझेदारी के लिए व्यवसाय की जो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, आर्थिक क्रिया है, मानवीय क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, वैधानिक क्रिया है, तो यानी कि नियमित क्रिया है, वो सब विशेषताएं जो व्यवसाय की विशेषताएं होती है वो इसमें होना ज़रूरी है। अगर व्यवसाय नहीं है, अगर कोई धार्मिक कार्यों के लिए लगा हुआ है ना, कोई धार्मिक कार्यों के लिए मिल करके कोई कार्य करते हैं तो उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लो आगे भादवा का महीना आने वाला है और दो व्यक्तियों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि अपन जो है साथ में मिलकर जो यात्रु जाएंगे पैदल, उनको जो है अपन क्या करेंगे, उनको जो है प्रसाद
जो आपके फल हैं उनको बांटेंगे। क्या ये साझेदारी है? तो विद्यार्थियों, साझेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो उद्देश्य व्यवसाय नहीं हो रहा, आर्थिक क्रिया नहीं हो रही, वो धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं, तो अपन कह सकते हैं कि वो साझेदारी नहीं है। विद्यार्थियों, अगर मान लो दो व्यक्ति अगर मिलकर खरीदते हैं, अगर दो व्यक्ति मिलकर को ट्रैक्टर खरीदते हैं या फिर कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो विद्यार्थियों वो क्या है, संयुक्त रूप से क्या कहलाएंगे, उस चीज़ के क्या कहलाएंगे, संयुक्त रूप से मालिक कहलाएंगे, संयुक्त रूप से स्वामी कहलाएंगे, पर साझेदार है नहीं कहलाएंगे। परंतु यही दो व्यक्ति मिलकर के अगर मान लो प्लॉट खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी दो व्यक्तियों ने मिलकर प्रॉपर्टी डीलर का जो है व्यवसाय कर रखा है, तो ये फिर क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मैं अब तक जो है आपको 4 विशेषताएं बता चुका हूँ विद्यार्थियों। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, व्यवसाय का होना, लाभों का जो है विभाजन करना, ये मैं आपको जो है विशेषताएं जो है मैं आपको क्या कर चुका हूँ। अब तक 4 विशेषताएं मैं आपको जो है पढ़ा चुका हूँ। बात करते हैं विद्यार्थियों आगे, विशेषता नंबर 5 की अगर बात की जाए, आगे विद्यार्थियों अपन बात करते हैं एजेंसी का संबंध। यहाँ से विद्यार्थियों प्रश्न आता है। यहाँ से विद्यार्थियों लास्ट जो भर्ती है उससे पहले की जो वैकेंसी है 2018 की, उसमें का प्रश्न आया एजेंसी का संबंध, यानी कि साझेदारी में साझेदारों के मध्य एजेंसी का क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। किसका संबंध पाया जाता है? एजेंसी का संबंध पाया जाता है, क्योंकि सबकी ओर से एक साझेदार व्यवसाय के लिए अधिकृत है और एक जो है वो है आपकी सबकी ओर से व्यवसाय करता है। यानी कि सबकी ओर से एक हो सकता है या एक जो है सबकी ओर से, यानी एक सबके लिए, सब एक के लिए, यानी कह सकते हैं साझेदारी में जो है किसका संबंध पाया जाता है, एजेंसी का संबंध पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक साझेदार क्या है, स्वामी भी है और क्या है, एजेंट भी है। प्रत्येक साझेदारी स्वामी हुए, एजेंट दोनों होता है। यानी एजेंट यानी हिंदी में बात की जाए अभिकर्ता की, तो यानी प्रत्येक साझेदार क्या है, स्वामी भी है और एजेंट भी है। यानी प्रत्येक साझेदार द्वारा किए गए कार्यों के लिए दूसरे साझेदार हैं वो क्या है, बाध्य हैं, और दूसरे साझेदारों ने जो कार्य किया है उसके लिए जो प्रत्येक साझेदार है वो बाध्य है। एक दूसरे के जो है कार्यों के लिए क्या है, साझेदार आपस में बाध्य है, क्योंकि प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का जो है स्वामी है और अपनी फर्म का क्या है, एजेंट है। तो विद्यार्थियों, इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। जो मैंने आपको एजेंसी का संबंध बताया है कि स्वामी भी है और एजेंट भी होता है। तो विद्यार्थियों, ये चीज़ आपको जो है लास्ट जो 2018 की वैकेंसी हुई थी उसमें जो है पेपर के अंदर प्रश्न भी आया था। अब तक कितने मिनट का हो चुका वीडियो? – 40 मिनट। ठीक। विद्यार्थियों, बात की जाए आगे असीमित दायित्व। विद्यार्थियों, अपन ने एकल व्यापार में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। एजेंसी का संबंध है वो पाया जाता है, यानी संचालन है, व्यवसाय का संचालन है। प्रत्येक साझेदार है वो सब साझेदारी की ओर से कर सकता है, उसको अधिकृत कर सकते हैं। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। विशेषताएं अपन जो पढ़ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का पढ़ लिया। साझेदारी का जन्म है समझौते या अनुबंध द्वारा होता है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। लाभों का विभाजन होना जो है जरूरी है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा जो अपन है आगे जो है अपन पढ़ रहे हैं, एजेंसी का संबंध अपन ने पढ़ लिया। असीमित दायित्व अपन जो है पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, बात की जाए असीमित दायित्व की, यानी कि विद्यार्थियों साझेदारी में
साझेदारों का दायित्व, सभी साझेदारों का, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से होता है। साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से क्या होता है। यानी कि साझेदारी में दायित्व असीमित होता है। यानी कि जिस प्रकार एकल व्यापार में साझेदार जो अकेला व्यक्ति होता है, एकल व्यापार में सोल ट्रेड में अपन पढ़ा असीमित दायित्व होता है, उसी प्रकार साझेदारी में भी दायित्व असीमित होता है। यानी कि जो साझेदार हैं उनकी निजी संपत्तियां मतलब घरेलू संपत्तियां भी ऋण चुकाने के लिए क्या है, बाध्य है। ऋण चुकाने के लिए क्या है, बाध्य है। यानी संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उनको क्या करना पड़ेगा, जो फर्म को नुकसान हुआ है, जो फर्म को हानि हुई है, जो उस फर्म को जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसे सभी साझेदारों को क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ साझेदारी के सदस्यों का, जो फर्म के सदस्य हैं, उनका दायित्व असीमित होता है। यानी उनकी निजी संपत्तियां भी है ऋण चुकाने के लिए जो क्या है, बाध्य है। ये बात आप समझ गए होंगे। एकल व्यापार में भी जो दायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। बात की जाए विद्यार्थियों आगे मैं लिख रहा हूँ, पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि साझेदारी फर्म का भी अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं है। साझेदारी फर्म का अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होता। यानी कि विद्यार्थियों, जो अनुबंध साझेदारी फर्म ने किए हैं वो फर्म पर भी अनुबंध लागू होंगे। यानी अनुबंध किस पर लागू होंगे, फर्म पर भी लागू होंगे और साझेदारों पर भी लागू होंगे। यानी कि फर्म और साझेदारों को क्या नहीं माना जाता, अलग अलग नहीं माना जाता। फर्म और साझेदार को एक ही माना जाता है। जिस प्रकार एकल व्यापार में एकल बिजनेस यानी सोल ट्रेड, एकल व्यवसाय को और मालिक को अलग नहीं माना जाता, उसी प्रकार साझेदारी में भी साझेदारी फर्म और साझेदारों को अलग नहीं माना जाता, उनको एक ही माना जाता है। यानी सभी अनुबंध जो है फर्म पर भी लागू है, साथ में साझेदारों पर भी लागू है। इसलिए कह सकते हैं कि साझेदारी फर्म का सदस्यों से अपने पृथक अस्तित्व नहीं होता है। यानी साझेदार हैं वो निजी संपत्तियां ऋण चुकाने के लिए आबद्ध हैं, बाध्य हैं। यानी साझेदारी फर्म और साझेदारों में कोई भेद नहीं है। जो नियम, जो चीज़, जो वाद, जो मुकदमा जो साझेदारी फर्म पर लागू हो रहा है वो सदस्यों पर भी लागू हो रहा है। तो विद्यार्थियों, ये जो है अपन अब साझेदारी की विशेषताएं पढ़ी है, इससे अपन जो है आप समझ गए होंगे। अब तक जो है अपन ने साझेदारी की 7 विशेषताएं पढ़ ली है और ये आपकी सारी विशेषताएं मैं जो है साझेदारी की आपको बता चुका हूँ। ये साझेदारी में होना जो है होती है विशेषताएं। विद्यार्थियों, बात करते हैं आगे। तो साझेदारी की जो विशेषताएं ये अपन पढ़ चुके हैं। अब आपको जो है साझेदारी का अर्थ, साझेदारी विशेषताएं समझ में आ गई होगी। विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, अपने जो है साझेदारी की विशेषताएं और साझेदारी का अर्थ पढ़ लिया था और क्लास जो है चलते चलते कैमरा है ऑफ हो गया था, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने जो है साझेदारी की विशेषताएं देख ली थी और साझेदारी का अर्थ देख लिया था। बात करें आगे, साझेदारी पढ़ रहे हैं और साझेदारी के लाभ देख लिए जाएँ। थोड़े से साझेदारी के लाभों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साझेदारी के लाभ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, साझेदारी की स्थापना एकल व्यापार के दोषों को जो है दूर करने के लिए हुई थी। अगर बात मैं साझेदारी के लाभों की बात करूं तो मैं कह सकता हूं सुगम सरल स्थापना इसकी, आसानी से जो है अपन क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके आपस में समझौता करके, क्योंकि जो साझेदारी है उसका जो जन्म है मैंने कहा था किसके द्वारा होता है, समझौते के द्वारा होता है, अनुबंध के द्वारा होता है। और जो समझौता है वो मैंने आपको बताया भी होगा, लिखित, मौखिक, गर्भित हो सकता है। उससे आगे अपन जो पढ़ेंगे साझेदारी सलह के बारे में, जब पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। तो साझेदारी की जो लाभ की बात करें, आसानी से क्या हो सकती है, साझेदारी की क्या की जा सकती है, स्थापना की जा सकती है।
इसमें सट्टेबाजी का अभाव पाया जाता है, क्योंकि सभी साझेदार चाहते हैं कि अपन को क्या हो, फायदा हो। और सभी साझेदार, आपको पता है एजेंसी का संबंध होता है एक सब के लिए, सब एक के लिए। मान लीजिए इधर राम और वह श्याम जो है साझेदारी में दुकान कर रहे हैं और मणिहारा की दुकान है। मान लो मणिहारी की दुकान करके चूड़ी वगैरह बेचने का काम करते हैं, ठीक है। मान लो कोई महिला इधर से आती है और श्याम से पूछती है कि मुझे चूड़ियाँ लेनी हैं, कौन सी दुकान पे जाऊं, तो ये अपनी वाली दुकान को ही क्या करेगा, प्रेफर करेगा, कि उसे पता है कि उस दुकान में जाएगा, अगर जाएगी तो मुझे क्या होगा, जो ये लाभ होगा, मुझे फायदा होगा। तो यानी एजेंसी का संबंध जो है पाया जाता है। तो सट्टेबाजी इसमें क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एवेशक को संरक्षण भी मिलता है। मैंने कहा कि जो एवेशक है, नाबालिग है, उसको भी क्या है, इसमें सदस्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा मेन बात की जाए, इसका पंजीयन अनिवार्य नहीं। ये बात देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। साझेदारी का पंजीयन क्या है, अनिवार्य नहीं है। पंजीयन क्या है, ऐच्छिक है। यानी आपसे पूछा जाए तो साझेदारी का पंजीयन क्या है, ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन पंजीयन नहीं करवाने के क्या नुकसान होते हैं वो अपन आगे देखेंगे बाद में। इसके अलावा बात की जाए, इसमें गोपनीयता पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। वैसे पंजीयन करवाया कहाँ जाता है, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास। करवाया कहाँ जाता है, पंजीयन फर्मों के रजिस्ट्रार के पास। लेकिन पंजीयन अनिवार्य है नहीं, इच्छा हो तो करवा लो, है या नहीं है। लेकिन इसमें इसलिए गोपनीयता का तत्व पाया जाता है, यानी कि खाते आपको क्या है बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। साझेदार हैं तो जोखिम क्या है, जोखिम क्या है, कम है। जोखिम क्या है, कम है, क्योंकि साझेदार है, जोखिमों को क्या कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं भाई, बांट लेते हैं। अब आदमी ज़्यादा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कहीं जो है भोजन का निमंत्रण आया है तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो कह सकते हैं व्यापार संचालन में क्या रहती है, सुविधा रहती है। यानी पीछे से है बिजनेस क्या नहीं होता, आपका ठप नहीं होता। यानी कि आपको जो है शटर डाउन करके, जैसे एकल व्यापार में जो है शटर डाउन करके जाते थे, वैसे शटर डाउन करके जाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जो आपका पार्टनर है उसको बैठा के चले जाओ और वो क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। आप आराम से जा कर के क्या करके आओ, भोजन को ग्रहण करके आओ। इसके अलावा मैंने कहा था इसके अंदर सहकारिता का तत्व पाया जाता है। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, जो विशेषता पढ़ा रहा था, सहकारिता का तत्व पाया जाता है, क्योंकि एक सब के लिए, सब एक के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो है ये आपका इसमें जो है चातुर्य, अधिक चातुर्य हो जाता है, अधिक कुशलता होती है, क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति है, ज़्यादा कुशलता के साथ करेंगे, आसानी से क्या किया जा सकता है, प्रबंध किया जा सकता है। तो ये कुछ मैंने जो है आपको मेन जो है मैंने आपको साझेदारी के क्या बताए हैं, लाभ मैंने आपको बताए हैं। तो आपको ये साझेदारी के जो लाभ हैं आपने समझ लिए होंगे, आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे मैं बात करता हूँ साझेदारी के जो लाभ हैं, उसके बाद साझेदारी के लाभों की बात की जाए। जहाँ लाभ होते हैं वहाँ आपको पता है दोष भी होते हैं। विद्यार्थियों आगे बात की जाए साझेदारी के दोषों की। बात करें साझेदारी की दोष की, और साझेदारी का सबसे बड़ा दोष कोई है तो वो क्या है, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा कोई दोष है वो है असीमित दायित्व है। एकल व्यापार में भी था ये दोष, यही दोष साझेदारी में भी है। यानी कि सभी साझेदारों का जो दायित्व है वो संयुक्त रूप से और वह व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, असीमित होता है। संयुक्त रूप से वह व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, असीमित होता है। यानी कि उनकी निजी संपत्तियां भी क्या है, ऋण चुकाने के लिए क्या है, बाध्य है। यानी उनकी जो निजी संपत्तियां हैं वो भी आपके क्या है, ऋण चुकाने के लिए बाध्य हैं, और व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से क्या है, आपके उत्तरदायी हैं। इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो आपको पता है जब साझेदारी है, साझेदारी में अगर 2 सदस्य होते हैं, न्यूनतम अगर 2 है तो कोई बात नहीं है। अगर मान लो किसी साझेदारी फर्म में 40 सदस्य हों, अगर 40 सदस्य हों, अगर किसी
फर्म में 40 सदस्य हों, उनको कोई डिसीजन लेना हो तो आपको पता है निर्णय लेने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ निर्णय में क्या होगी, देरी होगी। निर्णय में क्या होगी, देरी होगी। शीघ्र निर्णय का क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा। साझेदारों में जो आपस में क्या हो सकता है, आपस में क्या हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है। साझेदारों आपस में क्या हो सकता है भाई, आपस में मनमुटाव भी हो सकता है। इसके अलावा जो साझेदारी है उसके क्या है, आपका जो है मनमुटाव हो सकता है। अगर बड़ा व्यवसाय करना तो बड़े व्यवसाय के लिए क्या है, अनुपयुक्त है, यानी मध्यम व्यवसाय तक के लिए ठीक है, बड़े व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त है। ये मध्यम व्यवसाय तक तो ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि एकल व्यापार है, छोटे व्यवसाय के लिए ठीक है। साझेदारी है, मध्यम व्यवसाय के लिए ठीक है। तो यानी बड़े व्यवसाय के लिए आपके जो है अनुपयुक्त है। कौन सी चीज़, जो आपकी साझेदारी की अपन बात करें, दोषों की अपन बात करें, साझेदारी के दोषों की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ जो है साझेदारी के आपको जो है मैंने आपको मेन जो है दोष बताए हैं। वैसे साझेदार हैं, अगर मान लो साझेदार हैं जो गरीब घर के हैं, अगर तो मान लो सीमित साधन भी हो सकते हैं उनके पास। साझेदारी में जैसे मान लो जनता का, ये भी लिख देता हूँ मैं, जनता का कम विश्वास होता है। जनता विश्वास ही नहीं करती, क्यों कि जनता सोचते किस पर भरोसा करें, पता नहीं उसका बिजनेस है, इसका है, किस पर विश्वास करें, कल नहीं इसको दे दिया वो मना कर दे तो जनता का विश्वास क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहते हैं सिर ने साड़ियाँ खावे। तो जकी बात है, मारवाड़ी की बात की जाए तो सिर में साड़ियाँ खावे, तो वे सोचे कि अगर रुपया वगैरह लगा दिया तो करीब डूब नहीं जाए अपना रुपया। तो जनता का क्या पाया जाता है, कम विश्वास पाया जाता है। पता नहीं कौन इसका जिम्मेवार है, ये तो कल ने कह देगा ना मैं तो साथ में था ही नहीं। तो ये मैं कह सकता हूँ साझेदारी के दोष हैं। विद्यार्थियों आगे बात की जाए, ये अपने जो है साझेदारी के दोष देखें, साझेदारी के लाभ देखें, साझेदारी की विशेषताएं अपन ने जो है देखी है, और साझेदारी का अर्थ अपन ने देखा है। अब विद्यार्थियों आगे बात करते हैं साझेदारी के प्रकार की। विद्यार्थियों बात अगर की जाए साझेदारी के प्रकार की, साझेदारी के प्रकार, मैं विद्यार्थी इसको 4 भागों में बांटता हूँ। दायित्व के आधार पर, यानी लायबिलिटी के आधार पर बात की जाए, आगे उद्देश्य के आधार पर बात की जाए, आगे समय के आधार पर बात की जाए, आगे वैधता के आधार। ये जो है मैं साझेदारी के जो है प्रकार को बांट रहा हूँ। अगर मैं बात करूं दायित्व के आधार पर, मैं इसको 2 भागों में बांट सकता हूं। सामान्य, या फिर जिसे जो मैं कह सकता हूं असीमित दायित्व वाली साझेदारी, जिसे सामान्य साझेदारी भी कह सकते हैं, या असीमित अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली साझेदारी, या फिर मैं कह सकता हूं इधर सीमित दायित्व वाली आपके साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर बात करूं तो मैं कह सकता हूं 2 भागों में बांट देता हूं इसे भी मैं, आपके ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। समय के आधार पर बात करूं मैं इसे भी 2 भागों में बांट देता हूं। निश्चितकालीन, यानी जिसका समय निश्चित हो, और अनिश्चितकालीन। वैधता के आधार पर बात करूँ, इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूँ। वैध साझेदारी लीगल, और अवैध इलीगल साझेदारी। विद्यार्थियों ये जो मैंने आपके सामने एक सारणी के माध्यम से आपको जो है बताने का प्रयास किया है, साझेदारी के प्रकार की मैं बात करूँ, दायित्व के आधार पर, उद्देश्य के जो आधार पर, समय के आधार पर, और वैधता के आधार पर। विद्यार्थियों सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं दायित्व के आधार पर। आप सबको पता है साझेदारी में दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। कैसा होता है, असीमित होता है। यानी कि साझेदारी जो है सामान्य असीमित दायित्व वाली ही होती है, जिसे अपन सामान्य साझेदारी या असीमित दायित्व कहते हैं। इसमें सभी साझेदारों का क्या होता है, सभी साझेदारों का दायित्व क्या होता है, सभी साझेदारों का दायित्व क्या होता है भाई, असीमित होता है।
सभी साझेदारों का जो दायित्व है वो क्या होता है आपका असीमित होता है, यानी उनकी जो निजी संपत्ति हैं और ऋण चुकाने के लिए बाध्य होते हैं। ये साझेदार हैं संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं उत्तरदायी होते हैं। विद्यार्थियों बात की जाए आगे सीमित दायित्व साझेदारी। ऐसी साझेदारी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, परंतु ध्यान रखना सभी सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होता है। सदस्यों का दायित्व सीमित परंतु सभी का नहीं, एक को छोड़कर। यानी कि एक सदस्य का दायित्व क्या होता है, एक सदस्य का दायित्व क्या होता है, एक सदस्य का दायित्व क्या होता है भाई असीमित होता है, परंतु अन्य सदस्यों का दायित्व क्या होता है सीमित होता है। यानी ऐसी साझेदारी में एक सदस्य का जो दायित्व है वो आपके क्या होता है सीमित होता है, और अन्य सदस्य हैं उनके जो एक सदस्य उसका दायित्व क्या हो सकता है असीमित होता है, और जो अन्य सदस्य हैं उनका दायित्व क्या हो सकता है सीमित हो सकता है। यानी सभी, कहने का मतलब ये है कि सभी साझेदारों का दायित्व है वो इसमें सीमित दायित्व वाले में सीमित नहीं हो सकता। किसी न किसी एक सदस्य का जो दायित्व है वो तो आपके क्या होना जरूरी है असीमित होना जरूरी है। शेष साझेदारों का दायित्व है वो क्या हो सकता है आपका सीमित हो सकता है। दूसरी बात, इस साझेदारी का जो है सीमित दायित्व वाली साझेदारी, इसका पंजीयन क्या है अनिवार्य है। इसका पंजीयन क्या होता है पंजीयन अनिवार्य है। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी क्या है अनिवार्य है। ये कब आई, ये 1991 में जो आपको पता है आर्थिक सुधार हुए थे। आपको कब हुए थे 1991 में, क्या हुए आर्थिक सुधार हुए थे आपको पता है 24 जुलाई 1991 में, आपको तारीख याद होगी है ना। तो उस समय की, तो 1991 की जो नवीन लघु नीति थी, जो नवीन लघु आर्थिक नीति थी, उसके बाद इसकी क्या दी गई अनुमति प्रदान की गई। 1991 के बाद इसकी क्या प्रदान की गई अनुमति प्रदान की गई। कब प्रदान की गई अनुमति 1991 के बाद। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ऐसे साझेदार होते हैं जो सीमित दायित्व वाले। ऐसे साझेदार क्या नहीं ले सकते प्रबंध में भाग भी नहीं ले सकते। प्रबंध में क्या नहीं ले सकते भाग नहीं ले सकते। सीमित दायित्व वाले साझेदार कौन से साझेदार जिनका दायित्व सीमित किया गया है। तो विद्यार्थियों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अपन आगे आपको पता है LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 सीमित दायित्व साझेदारी 2008 उसको भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पर अपन जो है अच्छे से पढ़ेंगे LLP एक्ट 2008 में, जिसका जो है आपको पता होगा 1 अप्रैल 2009 से जो है वो लागू हुआ था। विद्यार्थियों आगे बात की जाए, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि आगे अपन बात करने वाले हैं आपकी जो ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी की बात करने वाले। विद्यार्थियों जैसा आपको नाम से पता चल रहा है ऐच्छिक यानी आपकी इच्छा से, ऐसी साझेदारी जिसे इच्छा से क्या किया जा सकता है समाप्त किया जा सकता है। यानी कि बात करूं ऐच्छिक साझेदारी की, ऐसी साझेदारी जो निश्चित कालीन समय समाप्त होने के बाद भी जारी रखी जा सकती है और जिसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। ऐसी साझेदारी क्या कहलाती है ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। देखिए विद्यार्थियों, कई बार विद्यार्थी के मन में ये आता है क्या सर ये सभी साझेदारी अलग अलग पाई जाती है। विद्यार्थियों ये सभी साझेदारी के जो प्रकार हैं ये एक प्रकार की साझेदारी के अंतर्गत ही होते हैं। यानी वो साझेदारी ऐच्छिक भी हो सकती है, वो साझेदारी सीमित दायित्व वाली भी हो सकती है, और वो साझेदारी आपकी वैध भी होगी, यानी कि निश्चितकालीन भी हो। यानी ये सभी जो मैंने आपको प्रकार बताए हैं ये सभी प्रकार है, ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई साझेदारी नहीं होती है। विद्यार्थियों इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो साझेदारी, मान लो राम और श्याम ने मिलकर के कोई साझेदारी की, सीधी सी बात, अगर उन्होंने कोई काम ऐसा किया है जो कि वैध है
ठीक है, कोई मनिहारे की दुकान खोली है, वेद है, तो वो वेद साझेदारी के प्रकार में आ गई। और उन्होंने कहा कि अपन को जो है निश्चित समय के लिए खोलनी है, अपन को 3 महीने के लिए खोलनी है, तो इसका मतलब वो निश्चितकालीन में भी आ गई। तो यानी कि तो निश्चितकालीन भी हो सकती है, साथ में वेद भी हो सकती है, ऐच्छिक भी हो सकती है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी भी हो सकती है, असीमित दायित्व वाली साझेदारी भी हो सकती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो ये रूप है ये आपके क्या हो सकते हैं, अलग अलग साझेदारी में नहीं पाए जा करके एक साझेदारी में देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ऐच्छिक साझेदारी से नाम से पता चल गया होगा, अपनी इच्छा से यानी ऐच्छिक। ऐसी साझेदारी जो निश्चितकालीन साझेदारी, यानी जो अपन निश्चितकालीन पढ़ेंगे तो निश्चितकालीन साझेदारी समाप्त होने के बाद भी जारी रह सकती है, ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। बात की जाए विशेष साझेदारी की, ऐसी साझेदारी जो विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है, विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है, और विशेष उद्देश्य के पूर्ण होने पर, विशेष उद्देश्य पूर्ण होने पर क्या हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। विशेष उद्देश्य पूर्ण होने पर अपने आप समाप्त हो जाती है। ऐसी साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। जैसे कि मान लो सड़क निर्माण में लगी हो, यानी कि कोई सड़क निर्माण किया जा रहा है, पुल का निर्माण है, रेलवे की पटरियां बिछाना है मान लो लाइन की, तो इनका उद्देश्य क्या है कि मान लो सड़क का निर्माण, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आपको जो है बीकानेर से लेकर के जयपुर तक जो है सड़क बनानी है। जैसे ये सड़क कंप्लीट हुई, ये साझेदारी क्या होगी, समाप्त होगी। यानी विशेष उद्देश्य क्या था, सड़क का निर्माण। यानी सड़क निर्माण के लिए 4 जनों ने जो है ठेका ले रखा है, साझेदारी में काम कर रहे हैं, और जैसे ये सड़क बनी साझेदारी क्या होगी, समाप्त होगी। यानी विशेष उद्देश्य स्थापित की जाती है, जो विशेष उद्देश्य के पूर्ण होने पर अपने आप समाप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी में आप समझ गए होंगे। विद्यार्थियों बात करते हैं आगे निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन साझेदारी के बारे में। विद्यार्थियों ये वैसे डिफिकल्ट है नहीं, नाम से में पता चल जाता है कि निश्चितकालीन में क्या होगा, अनिश्चितकालीन में क्या होगा, तो ऐसे ज़्यादा कोई घबराने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है निश्चितकालीन, जिस साझेदारी का क्या हो, समय निश्चित हो, पहले से निश्चित किया गया हो, निश्चित समय के लिए स्थापित की गई हो, यानी समय निश्चित हो, निश्चित समय के लिए स्थापना की गई हो। जैसे कि 1 साल के लिए जो है अपन साथ मिलकर के काम करेंगे, अगर 1 साल के अंदर प्रॉफिट हुआ तो आगे जारी रखेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। तो जो निश्चित समय के लिए स्थापित की गई है, जो निश्चित समय के बाद समाप्त कर दी जाती है, तो क्या है, निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। लेकिन अगर निश्चित समय के बाद भी जारी रखी जाती है, यानी कि हमने कहा कि मैंने और मान लो किसी साथी ने मिलकर कहा कि अपन जो है पावर स्टडी पे काम कर रहे हैं, अगर 1 साल तक काम करेंगे, अगर कुछ हुआ तो ठीक है आगे जारी रखेंगे, नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। तो ये क्या है, निश्चितकालीन। लेकिन अगर 1 साल समाप्त होने के बाद भी जारी रखा जाता है तो अपन कह सकते हैं फिर वो आपकी क्या साझेदारी होगी, यानी ऐच्छिक साझेदारी। यानी कि निश्चित समय समाप्त होने के बाद भी जारी रखी जाती है तो ऐच्छिक साझेदारी, और निश्चित समय समाप्त होने के बाद उसे समाप्त कर दिया जाता है तो क्या है, निश्चितकालीन साझेदारी। जैसे कि मान लो कि आपने मान लो बच्चे हैं छोटे, हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम ये उदाहरण नहीं देते। हम उदाहरण क्या देते हैं आपको अभी मैं बताता हूँ, क्या उदाहरण देते हैं बच्चों के सामने। बच्चों को कहते हैं कि निश्चितकालीन साझेदारी की बात की जाए, निश्चित समय की बात की जाए। जैसे कि मान लो आप दोनों विद्यार्थी हैं जो सामने बैठे हैं, आपने कहा कि अब तो 2 महीने गर्मी की छुट्टियां हैं, हम तो 2 महीने जो है आइसक्रीम का ठेला लगाएंगे या सब्जी का जो है गाड़ा लगाएंगे, और 2 महीने बाद हम तो वापस स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। तो वो कौन सी साझेदारी है, दोनों ने मिलकर की, तो निश्चितकालीन साझेदारी। और तुमने कहा नहीं आइसक्रीम ठीक बिक रही है, स्कूल को छोड़ दो, यही चलने दो, तो फिर वो कौन सी साझेदारी होगी, ऐच्छिक साझेदारी। ये बच्चों को हम उदाहरण देते समय जरूर बताते हैं। बात की जाए अनिश्चितकालीन साझेदारी, यानी ऐसी साझेदारी जिसका पहले से कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, यानी कि उन्होंने कहा कि अपन वैसा स्थापित करते हैं और जब तक होता रहेगा अपन काम करते रहेंगे, पहले से कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। यानी कि 1 महीने बाद भी समाप्त हो सकती है, 3 साल भी चल सकती है, यानी पहले से जिसका कोई समय निश्चित नहीं किया गया। बात करें वैध साझेदारी, यानी कि जो क्या हो, प्रचलित कानून द्वारा हो, सरकार के नियमों के अनुरूप हो, प्रचलित कानून द्वारा, यानी कि जिसमें क्या हो, न्यूनतम 2 सदस्य हो, अधिकतम 50 से ज़्यादा ना हो,
न हो, शत्रु देश का नागरिक न हो, शत्रु देश का नागरिक न हो, लोक नीति के विरुद्ध न हो, यानी कि कोई तस्करी वगैरह का कोई काम मिल करके तस्करी वगैरह का काम, मानव तस्करी या किसी अन्य पदार्थों की तस्करी में लगे हो, या ऐसा कार्य जो सरकार की जो है कानून है उनके विरुद्ध हो, या लोक नीति के विरुद्ध हो, यानी या फिर शत्रु देश के नागरिक के साथ कोई पार्टनरशिप की गई है, या अधिकतम साझेदारी में कोई सदस्य 50 से ज़्यादा हो गए, तो ऐसी साझेदारी क्या है, वो फिर आपकी जो है वैध नहीं है। क्या है? वैध नहीं है। तो वैध साझेदारी कौन सी होगी? जो इन नियमों के अनुरूप हो। सीधी सी बात है। यानी कि जो साझेदारी वैध है वो अवैध नहीं है, यानी कि जो वैध है वो फिर क्या नहीं है? अवैध नहीं है। पर जो अवैध है वो फिर क्या नहीं है? वैध नहीं है। अवैध साझेदारी कब होगी? जब 50 अधिक सदस्य हो, शत्रु देश का नागरिक हो, साथ में मिलकर तस्करी का काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? अवैध है। और जो इन सरकार के नियमों के अनुसार चल रही है बिल्कुल एकदम सही ढंग से, वो वैध साझेदारी। तो विद्यार्थियों ये जो है अपने साझेदारी के लाभ, साझेदारी के दोष, साझेदारी के प्रकार देखे। विद्यार्थियों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगामी क्लास में जो है हम साझेदारों के प्रकार पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है अपने सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, सुप्त साझेदार, सुषुप्त साझेदार, इसके अलावा जो है नाम मात्र का साझेदार, केवल लाभों में साझेदार, आवश्यक साझेदार, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, जिसको ऐसा लगेगा कि वो साझेदार वास्तव में है पर वो साझेदार होता नहीं है, पर फील ऐसा कराता है लोगों को कि मैं ही हूँ, इस परम का साझेदार हूँ। साझेदारों के प्रकार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम जो ये क्वेश्चन आया था वो साझेदारों के प्रकार में से आया था, और इसलिए अपन को साझेदारों के प्रकार को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। धन्यवाद।